हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। आज हम अपने इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती में हमारा जो सीटेट के अपेयरिंग कैंडिडेट्स को अप्लाइड कराया गया था या उनको कहा गया था कि अपेयरिंग कैंडिडेट्स भी भर सकते हैं, तो अब अपेयरिंग कैंडिडेट्स का रिजल्ट भी आ चुका है, तो उनको अभी तक अपलोड करने का मौका क्यों नहीं मिला, अपलोड करने ना करने पर किन कैंडिडेट्स को नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसके साथ हम बात करेंगे। जब हमने पैसे दे दिए उसके बाद भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करने के बाद भी हमारी फाइनल आंसर की अभी तक क्यों नहीं है हमारे पास। इसी के साथ साथ 5% आरक्षण की बात करेंगे कि दिया जाए हमें, और इसी के साथ साथ अगर 100% 1,70,000 पर पोस्ट आई है तो क्यों ना 1,70,000 पर ही बहाली हो। इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको समझ में आती है तो आप वीडियो में अपना कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी अपडेट के लिए। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती का प्रथम फेज़ जो है वो हो चुका है, एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद कई प्रोसेस होते हैं। फाइनल आंसर की आना, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका मिला था उनको फिर से अपलोड करना, या और सारी चीज़ें जो हैं। तो इसी में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बिहार शिक्षक भर्ती में सेकंड फेज़ में 70,000 वैकेंसीज आ रही हैं। तो सब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस वीडियो में मैं उसको जोड़ देना चाहता हूं कि 6 से 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई भी नहीं होना चाहिए। बस सीटेट आपका जिस पेपर से पास हैं, अगर सीटेट पेपर 2 आप एसएसटी से पास हैं तो आप एसएसटी से दे सकते हैं। अगर आप सीटेट पेपर मैथ साइंस से पास हैं तो आप मैथ साइंस से कर सकते हैं। उसके लिए हमारी टीम द्वारा एक पेड क्विज का ऑर्गेनाइज किया गया है। वो 49 रुपीज़ में 50 क्वेश्चंस डेली आपको मिलेंगे। तो वो क्विज आप ज्वाइन करके आप जीएस का पोर्शन अपना पूरा कवर कर सकते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ जीएस को कवर किया जाएगा। स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा, वहाँ सारी डिटेल्स होगी, बाकी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आते हैं हम वीडियो के मेन मुद्दे पर, हमारी फाइनल आंसर की कब तक आनी चाहिए। देखिए, आपने कहा कि आप पहले ऑब्जेक्शन करिए, हम आपको आंसर की देंगे। माना कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 50-50, 60-60 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन डाल दिया था, ठीक है, ये कैंडिडेट्स की गलतियां थी। लेकिन उसके बाद आपने कहा कि हम ईच क्वेश्चन पर 500 चार्ज लगाएंगे और फिर हम आपको फाइनल आंसर की के रूप में देंगे। उसको भी कैंडिडेट्स ने माना और एक एक कैंडिडेट्स 4-4, 5-5 क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन किए हैं, जो कि हमारे पास प्रूफ भी है। कई कैंडिडेट्स कल रात तक मुझे मैसेज आए हैं सर कि जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन किए हैं उनका क्या होगा। तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से, माननीय बिहार लोक सेवा आयोग से एक ही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी फाइनल आंसर की जारी की जाए, क्योंकि जब तक फाइनल आंसर की नहीं जारी होगी तब तक हम किसी एक लास्ट अपडेट पर नहीं पहुँच सकते हैं। और लास्ट जब तक हम नंबर नहीं पहुंचेंगे, एक एक 2-2 नंबर का महत्व होता है। अगर एक नंबर से हमें भी जुड़कर हम हो सकता है कट ऑफ के अंदर आ जाएं, और हो सकता है एक नंबर कम हो जाए तो हम कट ऑफ से, और उस एक नंबर में कई हज़ार बच्चे होंगे जो कि कट ऑफ से बाहर हो जाएं या लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ सीटेट अपीयरिंग वालों का रिजल्ट क्यों नहीं अपलोड किया जा रहा है। अगर आपने सीटेट अपीयरिंग को मौका दिया था, बहुत अच्छी बात है, अपीयरिंग वालों के साथ मैं भी था, आप भी थे, सब थे। अब वो पेपर हो चुका है, बहुत सारे कैंडिडेट्स पास हो चुके हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स अच्छा स्कोर करते हुए सीटेट को नहीं पास कर पाए, क्योंकि बीपीएससी के पूछने का पैटर्न और सीटेट का पैटर्न अलग अलग होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और सीटेट का रिजल्ट इस बार आप देख सकते हैं तो बहुत ही खराब आया हुआ है। फिर भी जो बच्चे पास हैं कम से कम उनको अपलोड करने का मौका मिले, और जो कैंडिडेट्स बीपीएससी में अच्छा स्कोर करते हुए नहीं पास हैं उनके लिए भी उनको ये किया जाए कि अब उनको तो आप मौका देंगे नहीं कि आप अगला सीटेट करके आइए, उसके बाद आपको अपीयर करेंगे। तो आप अब एक बार पोर्टल ऑन कर दीजिए, सभी कैंडिडेट्स जो पास हैं वो अपनी मार्कशीट को अपलोड कर दें और आपको जिससे लिस्ट बनाने में आसानी हो जाए। मान लीजिए कि ऐसे 100 बच्चे ही हों जो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर पा रहे हों तो, और सीटेट में फेल हो, तो वो कम से कम 100 सीट्स खाली हो जाएंगी, या उन 100 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा जिनका उस नंबर के ना होने के बावजूद हो सकता था। तो ये हमारी मांग है माननीय चेयरमैन साहब से कि फाइनल आंसर की, और इसके साथ साथ सीटेट अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स को जो पास हो गए हैं उनको अपलोड करने का मौका दिया जाए, जिससे आपको लिस्ट बनाने में आसानी हो। आपने भी कहा है कि 1 लाख बच्चों का डीवी कराएंगे, तो कम से कम ऐसे कैंडिडेट्स का डीवी आप करवाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो पास हो। पता चले आप सबको लेकर उसमें उठा लीजिए, और जो कैंडिडेट्स फेल हैं वो जाएंगे ही नहीं, या वो जाएंगे तब भी आप उनको बाहर कर देंगे, तो उस सीट का क्या होगा। आप नवंबर तक निकाल देंगे, वैकेंसी भी सेकंड फेज़ की 70,000 वाली, उसमें भी जोड़ पाना मुश्किल ही हो जाएगा। अगर आपके पास कोई क्लियर डाटा नहीं है तो आप अध्याचन कब भेजेंगे, कब उसकी प्रक्रिया होगी, या तो फिर आप नवंबर में स्टार्ट नहीं करा पाएंगे। और चुनाव के कारण नवंबर में होना तय है, कोई भी नहीं रोक सकता, आप सभी लोग जान रहे हैं।
तो यही मानना है। और आप लोग का क्या मानना है इस पर कमेंट करिएगा कि जो कैंडिडेट सीटेट में नहीं पास हुए हैं किसी भी कारण, वो चाहे पढ़ने में तेज हों या पढ़ने में ना तेज हों या किसी भी कारण से वो सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर बीपीएससी टीआरई कैंडिडेट उनकी लिस्ट में नाम शामिल करता है उन कैंडिडेट्स का, तो ये कहाँ तक जायज़ है, ये कितना न्याय है। बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं होगा। और मैंने सिर्फ 100 बच्चों का आंकड़ा लिया है, होंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स, लेकिन अगर 100 सीट भी अगर आप दूसरे की चली जा रही है तो इसमें 100 घर बेरोजगार रह जाएगा, 100 कैंडिडेट्स को रोजगार फिर इस वर्ष नहीं मिल पाएगा। और रोजगार की समस्या बेहद गंभीर है हमारे देश में। तो इसलिए मेरा निवेदन है, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि माननीय अध्यक्ष महोदय तक ये बात पहुंच सके कि उन 100 कैंडिडेट्स या 50 कैंडिडेट्स या 10 ही कैंडिडेट हों जो सीटेट फेल होने वाले कैंडिडेट्स के कारण नहीं भर्ती में शामिल हो पाएंगे, उनके लिए कितना ही दुखदाई होगा। आप ऐसा भी नहीं निकालेंगे कि कोई वेटिंग लिस्ट निकाल रहे हो, ये भी नहीं करेंगे आप कि कुछ कैंडिडेट्स ज्वाइन करके कहीं और अगर ज्वाइनिंग कर ले रहे हैं तो हम वेटिंग लिस्ट में कुछ कैंडिडेट्स को रखेंगे, उनको ले लेंगे। इस प्रकार की भी कोई प्रक्रिया नहीं है। तो यही निवेदन है, आप लोग को अगर ये चीज़ उचित लगती हो तो कमेंट से बताइए। इसके साथ साथ हम बात करते हैं 100% सीट पर बहाली क्यों ना हो। देखिए, जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हमें ना मिलने पर हम 75% कैंडिडेट्स को भरेंगे और उसके लिए कट ऑफ जारी करेंगे। मेरा भी ये मानना है कि किसी चीज़ की एक प्रतिष्ठा होती है। जैसे मान लीजिए किसी टीचर को आपको बनना है तो आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए प्रतिष्ठित नंबर चाहिए होगा, लेकिन उसके लिए 2-4% गिरा देना ये प्रतिष्ठा के खिलाफ भी नहीं होगा। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे अगर 48 नंबर पे जनरल का फाइट हो रहा है, ये मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, अगर 48 नंबर पर जनरल को क्वालिफाई किया जा रहा है और 47-48 वाले सेलेक्ट होकर और पूरी सीट भर जाए, तो ऐसा कहाँ प्रूफ हो सकता है कि 47 वाला कैंडिडेट 49 नंबर पाने वाले से कमज़ोर है। वो एक तुक्का था या कुछ भी कह सकते हैं आप, भाग्य, या आपने थोड़ी सी पढ़ाई कम, मेहनत कम की है, तो उससे ये नहीं प्रूफ होता कि 49 नंबर पाने वाला कैंडिडेट 47 नंबर वाले से तेज है। ये एक क्राइटेरिया था। उस क्राइटेरिया को अगर आप 2-4-5% तक गिराते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कितने साल बाद वैकेंसी आई है और ये बात हम भी जानते हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बिहार राज्य सरकार से निवेदन है कि अगर आपने 1,70,000 वैकेंसी निकाली है तो कृपया करके 1,70,000 ना तो कम से कम 60-65, क्यों ना की बात ही नहीं होती है, 1,70,000 पर ही भर्ती दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, सबने पढ़ाई की है, सबने मेहनत की है, और जो भी कैंडिडेट्स 2-3-4% में कम हैं या 2-4-5 नंबर तक कम है, वहां तक आप अपनी कट ऑफ गिराइए। हालांकि कट ऑफ गिराने के बाद बात हुई भी है, लेकिन वो 75% सीट पर हुई है कि 75% नहीं मिलते हैं तो हम गिराएंगे। तो कृपया अगर आप लोग हमारे इस बात से समर्थित हैं तो कमेंट करिए और इस वीडियो को माननीय अध्यक्ष महोदय तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न कीजिए। और हम लोग भी अपनी टीम के साथ पूरा प्रयास करेंगे कि इस मुद्दे पर गंभीरता से माननीय अध्यक्ष महोदय से बात हो सके कि 100% सीट पर बहाली हो। इसके लिए हम ट्वीट भी करेंगे, उनको माननीय राज्य सरकार को लेटर भी भेजेंगे अपने द्वारा। इसके साथ साथ हमारा रिजल्ट है वो आप सभी लोग जानते हैं, 9 से 12 वाला 15 तारीख के बाद कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन पीआरटी का रिजल्ट कब आएगा ये डिपेंड करता है 9 तारीख के केस पर। तो 9 तारीख के केस में क्या होगा उस पर हमने कई बार बात कर लिया है, इसलिए इस वीडियो में उस पर बात नहीं करेंगे हम। बस हमारा यही मानना है कि कोई भी एक कैंडिडेट ऐसा ना रह जाए जो कि किसी अदर कैंडिडेट की वजह से, जो सीटेट नहीं क्वालिफाई है या किसी वजह से वो पेपर में बाहर हो जाएगा, उसकी वजह से एक सीट का उसका नुकसान हो जाए। और इसके लिए आपको 100% सीट के लिए लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ाई लड़ी जाएगी, कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन शांति से हम अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं और आप लोग के सहयोग से हमारी बात अक्सर वहाँ तक पहुँची है। हम लोग के चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ें उठाई जाती हैं आवाज़, वो अक्सर आप देखते होंगे पूरी होती नज़र आती है। इसलिए ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के रिक्वेस्ट, मैसेज, कमेंट्स के बाद ये वीडियो लाना पड़ रहा है कि 5% तक की छूट दी जाए। इसमें किसी का भी कोई नुकसान नहीं है। कोई कैंडिडेट अगर ये कहता है कि टीचर की जो मर्यादित संख्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 20 नंबर पर सिलेक्शन दिया जाए, 48 नंबर पर अगर आप मानते हैं कि एक मर्यादित संख्या है, मतलब एक क्वालिफाई क्राइटेरिया है, तो 47, 46, 44 वाला भी किसी प्रकार से 50 नंबर पाने वाले से कमज़ोर नहीं है कि कोई 2 क्वेश्चन एग्जाम का 3 क्वेश्चन आपका डिसाइड नहीं कर सकता। हो सकता है निगेटिव मार्किंग होती तो आप जो 49 पा रहे हैं या 50 पा रहे हैं, 55, आप भी 47 पर अटक जाते। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये बात नहीं है
कि आप बहुत तेज हैं, हम बहुत कमजोर हैं। अगर मौका मिल रहा है तो आप लोग भी बढ़ चढ़ कर सहयोग करिए। आपका 70 नंबर आ रहा है तो आपकी बधाई है, आपका 60 नंबर आ रहा है तो अब भी आपको बधाई है, लेकिन आप क्वालिफाइंग परसेंट से नीचे हैं और भर्ती सिर्फ 75% पे हो, तो ये कहाँ तक न्याय है, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। अगर आप लोग को कोई को समझ में आता है तो आप मेरा व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट करके बताइएगा किस प्रकार से न्यायोचित है, और नहीं आता तो कमेंट करके आप मुझे बताइए कि कहाँ तक ये उचित है, साथ देंगे आप मेरा या नहीं, ये बात को वहाँ तक पहुँचने का पूरा प्रयास किया जाए। इसी के साथ साथ जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको रख दी कि अपीयरिंग वालों को मौका देते हुए रिजल्ट अपलोड करने का टाइम दिया जाए, 10 तारीख से पहले फाइनल आंसर किया जाए, क्योंकि 10 तारीख तक OMR हमारे उस पर एज इट इज़ बनी रहेगी। आपने जब पैसा लिया है सॉरी कुछ तबीयत खराब होने के कारण, जब आपने पैसा लिया हुआ है 500 रुपये ईच क्वेश्चन, 10, 20, 50 रुपए की बात नहीं है यहाँ पे, या 1 रुपए की बात नहीं है। आपने जब कोई कैंडिडेट अपना पूरा सब कुछ खोज के उस क्वेश्चन को आपके भेजा है, तो आपको भेजने के लिए, आपको दोबारा री अपलोड करने के लिए कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अभी जब तक केस 9 तारीख तक तो आप रिजल्ट जारी भी नहीं कर रहे हैं, तो उससे पहले ये सारी प्रक्रियाएँ अगर आप पूरी करा लेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का भला हो जाएगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से यही गुहार है कि सभी लोग चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमारी बातें वहाँ तक पहुँच सके, लोगों को समझ में आ सके कि किसी की भी वजह से किसी एक कैंडिडेट का सिलेक्शन ना हो पाना ये दुर्भाग्य की बात है। बस कि आपका, अगर मैं सीटेड फेल हूं और मेरा 70 नंबर आ रहा है और आपका 49 नंबर आ रहा है और सीटेड पास हैं आप, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर मेरी वजह से रुकता है तो इसमें मेरा भी दोष है और BPSC का भी दोष है, बिहार राज्य सरकार का भी दोष है, क्योंकि आपने 1,70,000 की वैकेंसी का दिखा के बच्चों से फॉर्म भरवाया, बच्चों ने फॉर्म भरा, लेट फी देकर कितने कैंडिडेट्स फॉर्म भरे हैं। बहुत ज़्यादा टफ था फॉर्म भरना, जितना एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर टफ था, उतना ही हार्ड था इसको भरना फॉर्म को। शायद आप लोगों ने फेस किया होगा तो आप समझ रहे होंगे बात। तो एक बार माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए मौका मिले सभी को। इस पर मेरा यही मत है। आपका जो मत हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से कह सकते हैं। अगर आप BPSC TRE 2.0 में भाग लेना चाहते हैं तो आप मेरे GS के पेड को इससे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल है ही है मेरा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। कोई भी मैसेज करना हो व्हाट्सएप पर आप GS कोर्स के लिए मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।